नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के जो रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में। तो पार्ट 1 में हमने जो है PFRDA जो पेंशन रेगुलेटर थे उसके बारे में बात कर लिया था। इस लेक्चर में हम इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के बारे में, उसकी ड्यूटीज़, पावर्स और फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 4 रेगुलेटर हैं। ये दूसरा रेगुलेटर हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद में सेबी कवर किया जाएगा, फिर RBI कवर करेंगे अपन। ओके, तो आपका IRDA के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, तो IRDA was constituted as an autonomous body in April 2000 to regulate and develop the business of insurance and reinsurance in India। तो IRDA को गठन किया गया था ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि स्वायत्त संस्था के तौर पर। कब? अप्रैल 2000 में, ताकि जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट किया जा सके। और ये द डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल रोल्स ऑफ द रेगुलेटर include facilitating the growth of market by attracting a large number of players, integrating the insurance market with the domestic financial service market and synchronizing the Indian insurance market with that of global insurance market। तो यहाँ डेवलपमेंट और प्रमोशन के कौन कौन से काम करने के लिए कहा गया रेगुलेटर को। पहला, इंडियन मार्केट को ग्रो करना है। कैसे? लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स को मार्केट में ला करके, मतलब सिर्फ LIC ही ना रहे, बहुत सारी फर्म रहें और सभी मिल करके काम करें। ठीक है, इसके लिए प्रयास करना है। उसके बाद में इंश्योरेंस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। और साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर इंश्योरेंस मार्केट जैसी वैसी ही मार्केट इंडिया में भी बनाना है। ऐसा इनको टास्क दिया गया था। द इमरजेंस ऑफ IRDAI एज द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर अरोज फ्रॉम वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द श्री RN मल्होत्रा कमेटी। तो ध्यान रखें कि ये RN मल्होत्रा जो कमेटी है सर, RN मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही IRDA का गठन हुआ था। ध्यान रखें, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कौन सी कमेटी है? तो फ्रेंड्स मल्होत्रा कमेटी है। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर IRDA भी बना था और मल्होत्रा कमेटी हमें यहाँ पर पढ़नी भी है, तो थोड़ा डिटेल में देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मल्होत्रा कमेटी ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशन, जो मल्होत्रा कमेटी बनी थी उसका उद्देश्य क्या था और उसने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करी हैं। ठीक है, विद द व्यू ऑफ रिफॉर्मिंग द इंश्योरेंस सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू इट, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिफॉर्म्ड अ कमेटी इन 1993 हेडेड बाई फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर RN मल्होत्रा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए, चेंजेज लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई जिसका हेड रखा गया, पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मिस्टर RN मल्होत्रा जी। इन्हीं को मतलब जो है हेड बनाया गया इस कमेटी का। फिर क्या किया गया? द टास्क सेट आउट बिफोर द कमेटी वर, मतलब कमेटी से क्या उम्मीदें रखी गई उसकी बात करेंगे, या ऑब्जेक्टिव क्या था वो बात करेंगे। टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, to assess strength and weakness of the insurance companies in terms of the objective of creating an efficient and viable insurance industry। तो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये बताना, जो इंश्योरेंस कंपनियां अभी चल रही हैं उनकी खासियत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, इन सब चीज़ों को इनको जज करना है और बताना है, ताकि एक बेहतर जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश की जा सके। To make recommendation for changing structure of insurance industry for changing general policy framework etc। तो रिकमेंडेशन देनी थी कि कैसे जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए ताकि जो इंडियन मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। टू मेक स्पेसिफिक सजेशंस रिगार्डिंग LIC एंड GIC विथ अ व्यू टू इम्प्रूविंग देयर फंक्शनिंग। साथ ही साथ में स्पेसिफिक सजेशन देना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में, ताकि इनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सके और अच्छा किया जा सके। टू मेक रिकमेंडेशन ऑन रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारा है उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन रहने चाहिए, सुपरविजन कैसे किया जाना चाहिए, इनके बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए भी कहा गया।
टू मेक रिकमेंडेशन ऑन रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द सर्वेयर इंटरमीडिएटरी लाइक एजेंट्स ब्रोकर्स एट्सेट्रा इन द इंश्योरेंस सेक्टर। साथ ही साथ में इनको रिकमेंडेशन देनी थी कि क्या रोल और फंक्शनिंग रहने वाली है जो भी सर्वे करने वाले हैं। सर्वेयर मतलब जब इंश्योरेंस होता है तो सर्वे किया जाता है, या जब क्लेम होता है, डेथ क्लेम वगैरह होता है तो सर्वे किया जाता है। तो सर्वे और इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एजेंट वगैरह जो थे हमारे, ठीक है, इन सब के रूल्स और फंक्शनिंग कैसे होगी उसके बारे में रिकमेंडेशन करने के लिए भी कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उसमें रिकमेंडेशन को कई पार्ट में बांटा गया, जैसे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होने चाहिए, कंपटीशन में क्या मैनेज होगा, इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहिए, कस्टमर सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फिर अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। चलिए, तो अभी तक हमने कितना देखा, हमने ये देखा कि IRDA का फुल फॉर्म याद रखें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI कब इस्टेब्लिश हुआ था? अप्रैल 2000 में। उद्देश्य क्या था? इंश्योरेंस बिजनेस को और री इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करना और डेवलप करना। जैसे RBI बनाया गया बैंकों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, वैसे ही IRDA बनाया गया। ठीक है, डेवलपमेंट और प्रमोशनल रोल जो था उसमें क्या करना था, इनको क्या टास्क दिया गया? इनको था कि लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में आएँ, जो हमारी इंश्योरेंस मार्केट है उसको फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जा सके, और साथ ही साथ में ग्लोबल लेवल पर जो इंश्योरेंस मार्केट की प्रैक्टिसेस हैं उनको इंडिया में अडॉप्ट किया जाए, ऐसा इसका प्रयास था। इसी सिलसिले में IRDA का गठन होता है। IRDA का गठन RN मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर होता है। फिर आता है RN मल्होत्रा कमेटी के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है हमें। तो RN मल्होत्रा कमेटी की पहले रिकमेंडेशन मतलब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर रिकमेंडेशन भी देखेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन कमेटी वगैरह बनाई गई थी, उसी तरीके इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के लिए RN मल्होत्रा कमेटी सामने आती है। ये RBI के गवर्नर रह चुके थे और ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो इनको जिम्मा दिया गया कि आप जो है रिकमेंडेशन दो भाई कि क्या चेंजेस किए जाएँ ताकि हमारा इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा हो सके, इसमें रिफॉर्म हो सके। तो इनके लिए कई सारे ऑब्जेक्टिव्स, कई सारे टास्क रखे गए कि आपको ये चीज़ों पर वर्क करना है इस कमेटी को, RN मल्होत्रा कमेटी को। तो इनको काम क्या दिया गया कि आप बताओ कि इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अभी जो कंपनियां चल रही हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ठीक है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिसमें कि जो है एक बेहतर इंश्योरेंस इंडस्ट्री सामने आए। उसके बाद में अगर स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो उसके बारे में सजेशन देने की बात की गई। अगर LIC और GIC है तो उसमें क्या चेंजेस किए जाएँ ताकि उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाए। उसके बाद में रिकमेंडेशन करना है किसके बारे में? रेगुलेशन और सुपरविजन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर का सुपरविजन और रेगुलेशन कैसे किया जाए उसके बारे में रिकमेंडेशन की भी बात की गई। उसके बाद में जो हमारी इंटरमीडिएटरीज हैं, सर्वेयर्स हैं, एजेंट्स हैं, इन सब के बारे में उनके रोल्स और फंक्शनिंग क्या रहने वाले हैं उसके बारे में भी रिकमेंड करने के लिए इनसे कहा गया। तो इस कमेटी ने पूरा अपना मतलब एनालिसिस की, अध्ययन किया 2-3 साल 4 साल, और 1994 में है ना 1-2 साल में अध्ययन करके इन्होंने सजेशन दिया कि क्या क्या चेंजेज होने चाहिए। तो उन्होंने कई सारे टॉपिक पर बात करी है। तो पहला देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस के लिए इन्होंने सजेस्ट किया। तो गवर्नमेंट स्टेक इन द इंश्योरेंस कंपनीज टू बी ब्रॉट डाउन टू 50%। गवर्नमेंट की ओनरशिप LIC वगैरह में 100% हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि इसको 50% ले आओ, बाकी प्राइवेट ओनर के पास जाने दो। दूसरा, गवर्नमेंट शुड टेक ओवर होल्डिंग ऑफ GIC एंड सब्सिडीज सो दी सब्सिडीज कैन एक्ट एज इंडिपेंडेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट जो होगी वो टेक ओवर करेगी क्या? होल्डिंग्स ऑफ GIC, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका शेयर अपने पास ले लेगी, और उसकी जो 4 सब्सिडरी कंपनी हैं उनको भी जो है इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर छोड़ दिया जाएगा कि वो अपना खुद से काम कर सकें। ऑल द इंश्योरेंस कंपनी शुड बी गिवन ग्रेटर फ्रीडम टू ऑपरेट। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सबको आज़ादी दी जाएगी, वो ऑपरेट प्रॉपर तरीके से कर सकें। फिर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जिनकी मिनिमम के पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक हैं उनको इस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। नो कंपनी शुड डील इन बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस थ्रू अ सिंगल एंटिटी। इन्होंने यानी कि मल्होत्रा कमेटी ने मना किया कि कोई भी कंपनी ऐसी ना हो जो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों का बिजनेस एक साथ देखती हो। इसीलिए आप देखिए LIC सिर्फ लाइफ का देखेगी तो GIC सिर्फ जनरल इंश्योरेंस देखेगी। दोनों काम एक ही कंपनी को कभी नहीं दिया गया। ये मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन की वजह से ही है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज़ को अलाउ करने की बात की, यानी FDI के लिए इन्होंने कहा कि कोलैबोरेट करके डोमेस्टिक कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाइए।
ठीक है, एफडीआई अलाउ करा इन्होंने। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है अलाउ किया जाएगा ऑपरेट में, लेकिन मतलब जो पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस अलाउ किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल मार्केट में अलाउ किया जाएगा। ओनली वन स्टेट लेवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन ईच स्टेट। हर एक राज्य में सिर्फ एक ही राज्य स्तर की कंपनी को अलाउ किया जाएगा, एक राज्य में मल्टीपल जो है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं किया जाएगा। एन इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी शुड बी सेटअप। यहीं पर इन्होंने कहा था कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी जो है सेटअप किया जाना चाहिए। ये 1993 की रिकमेंडेशन है और इसी के आधार पर 1999 में और 2000 में जा कर के IRDA सामने आता है, इन्हीं मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही। अ कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस एट द टाइम अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड बी मेड इंडिपेंडेंट। तो उस समय कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। जो भी कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहती थी वो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस के पास रजिस्टर करवाया करती थी अपने को, ठीक है, लेकिन IRDA उस समय नहीं था। तो IRDA उस समय नहीं था, यही था कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। तो उस समय भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता था। तो इसको आज़ाद करने की बात इन्होंने कही थी कि कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में इन्होंने बात की कि मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 75% टू 50%। उस समय ये था कि LIC के पास जितना भी पैसा है उसका 75% इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि डूबे नहीं। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि 50% तक कर दो इसको, कि 50% ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें क्योंकि वहाँ रिटर्न कम आएगा, और बाकी प्राइवेट जगहों पर म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सके। GIC एंड इट्स सब्सिडरीज आर नॉट टू होल्ड मोर देन 5% ऑफ एनी कंपनी। जो GIC थी और इसकी जो 4 सब्सिडरीज थी, इनको कहा गया किसी कंपनी का 5% से ज़्यादा शेयर जो है आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस पर भी मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, ठीक है। फिर आती है बात कस्टमर सर्विसेज की। तो कस्टमर सर्विस में अगर देखा जाए तो LIC शुड पे इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट बियॉन्ड 30 डेज। अगर 30 दिन से ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट में 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है और पेमेंट नहीं होती है, तो उस केस में LIC को कहा गया कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 30 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी मस्ट बी इनकरेज टू सेटअप यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान। यानी इंश्योरेंस कंपनियों को इनकरेज किया जाएगा कि यूनिट लिंक्ड जो है पेंशन प्लान लेकर के आएँ, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड पेंशन प्लान लाने की बात यहाँ पर की गई। कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी कैरिड आउट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। साथ ही साथ ये भी कहा गया तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंप्यूटराइजेशन की बात की इन्होंने, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात यहाँ पर करी थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मल्होत्रा कमेटी की, तो द कमेटी फेल्ट दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विसेज एंड इंक्रीज द कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुड बी ओपन अप टू द कंपटीशन। मतलब कहने का कि अगर कस्टमर को बेहतर सर्विस देना चाहते हो और इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना चाहते हो तो कंपटीशन के लिए हमें अपनी इंडस्ट्री को खोलना पड़ेगा। यानी सिर्फ LIC से काम नहीं चलेगा, हमें और भी प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड जो है मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन। तो हमने देखा था कि मल्होत्रा कमेटी को बहुत सारे टास्क दिए गए, उसके आधार पर उन्होंने 1994 में रिकमेंड किया कि भाई क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस में उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज में जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो अभी 50% से ज़्यादा है, उसको घटा करके 50% पर लाना होगा। GIC में जो होल्डिंग है गवर्नमेंट की, है ना, उसको टेक ओवर करने की ज़रूरत है। यानी कि गवर्नमेंट अपना GIC में होल्डिंग रखे, सब्सिडरी जो 4 कंपनियां हैं उनमें अपनी होल्डिंग बढ़ाए, ताकि उन्हें जो 4 सब्सिडरी हैं उनको इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर ऑपरेट करने की आज़ादी मिल सके। उसके बाद में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। कंपटीशन में जिस भी प्राइवेट कंपनी के पास 100 करोड़ या उससे ऊपर का पेड अप कैपिटल है उसको अलाउ किया गया कि तुम इंश्योरेंस कर सकते हो। किसी भी कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों करने की आज़ादी एक साथ नहीं दी गई। जनरल लाइफ इंश्योरेंस मतलब जिन व्यक्ति का होता है, और जनरल इंश्योरेंस का मतलब कि चीज़ों का होता है, जैसे टीवी हो गई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, घर, इन सब का इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस आ जाएगा ना। फॉरेन कंपनियों को भी अलाउ किया गया कि भाई कोलैबोरेशन में आकर के आप FDI कर सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जो डाक वाला इंश्योरेंस था वो ग्रामीण क्षेत्रों में अलाउ किया गया। हर राज्य में राज्य स्तर की एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ किया गया।
IRDA के इस्टेब्लिश करने की यहाँ पर इन्होंने बात की और कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को आज़ाद करने की भी बात यहाँ पर की। कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अब नहीं रह चुका है, उस समय था मल्होत्रा कमेटी के समय पे। बाद में जब ये IRDA रेगुलेटरी बॉडी IRDA बनी तो इसको स्क्रैप कर दिया गया इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा कि LIC का जितना भी पैसा है उसका मैक्सिमम 50% ही अब इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बाकी का पैसा LIC कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है। GIC और इसकी सब्सिडरी अगर किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5% तक उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ये भी इन्होंने कहा। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए कहा कि अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया और क्लेम नहीं सेटल करते तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने समय के लिए डिले करोगे, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनियों को इनकरेज किया जाना चाहिए ताकि वो यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान्स लेकर आए, यानी पेंशन प्लान लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े हुए। कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशन और अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी वर्क किया जा रहा है इंडस्ट्री में उसमें कंप्यूटराइजेशन यानी कंप्यूटर का यूज किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ऐसा इनका रिकमेंडेशन था। तो ओवरऑल कमेटी ने ये फील किया कि अगर कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंश्योरेंस के कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए कंपटीशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ IRDAI की अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ IRDAI एक्ट 1999, IRDA इज हेडेड बाई फुल टाइम चेयरमैन who is supported by board which consists of 5 full time members और 4 पार्ट टाइम मेंबर, all of whom are appointed by गवर्नमेंट। ये सारे के सारे गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो एक चेयरमैन होंगे फुल टाइम के, ठीक है, और उसके बाद में 5 फुल टाइम मेंबर और 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर होंगे। यहाँ पर 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। तो चेयरमैन 5 फुल टाइम, 5 4 9 1 10 लोग हो गए कुल मिला करके इनके बोर्ड में। और ये 10 के 10 का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा। कौन करेगा, गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। ड्यूटी पावर एंड फंक्शंस की अगर बात करें तो भाई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम केवल काम की बात करेंगे। पावर एंड फंक्शंस ऑफ IRDA में क्या है, इशूइंग टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू मॉडिफाई विड्रॉ सस्पेंड कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन। तो IRDA को जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहती है तो उसका रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, विड्रॉ, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, ये सारी जिम्मेदारी IRDA के पास होगी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी, नॉमिनेशन बाई पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, सरेंडर ऑफ द पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई जो जिसने भी पॉलिसी ले रखी है उसके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी इनकी होगी, ठीक है। जैसे पॉलिसी होल्डर नॉमिनेशन कर सकता है, नॉमिनी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर लेट होता है तो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से हो, सरेंडर वैल्यू क्या होगी पॉलिसी की, है ना, अदर टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, इन सब चीज़ों के बारे में जिम्मेदारी किसके कंधे पर रखी गई, सारी की सारी जिम्मेदारी IRDA के कंधों पर ही रखी गई। फिर है स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द इंटरमीडिएट इंश्योरेंस इंटरमीडिएट एंड एजेंट। तो एजेंट ब्रोकर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, ट्रेनिंग दिलवाना, ये सारी जिम्मेदारी भी IRDA के ऊपर ही रही। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर एंड लॉस एसेसर। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा सर्वेयर के लिए, और जो लॉस अगर हो गया है, मान लीजिए घर वर में आग लग गई है तो उसका लॉस असेसमेंट करना है, तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, ये सारी जिम्मेदारी भी, मतलब क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें IRDA ही डिसाइड करेगा। प्रमोटिंग इफ़िशियंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, IRDA को ये कहा गया कि भाई आप जो है इफ़िशियंसी को बढ़ावा दीजिए इंश्योरेंस बिजनेस में। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। तो प्रमोट करेंगे, रेगुलेट करेंगे जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी कि फ़ीस जो है कितनी लगानी है और अदर चार्जेस क्या होंगे इस एक्ट में, वो भी डिसाइड करने के लिए IRDA को ही आज़ादी दी गई है। अब IRDA जो है किन किन एंटिटीज़ को रेगुलेट करता है, तो इसमें देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी,
पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी चाहे पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो। एमंग देम यानी कि जनरल इंश्योरेंस में ही कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस देखती हैं, केवल हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, ठीक है, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का पार्ट होंगी। री इंश्योरेंस कंपनीज़ को मैनेज करेंगे, एजेंसी चैनल्स को ये मैनेज करेंगे, और उसके बाद में इंटरमीडिएटरीज को मैनेज करेंगे। इंटरमीडिएटरीज में क्या आ जाएंगे, कारपोरेट एजेंट, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स और सर्वेयर और लॉस एसेसर, ये सभी के सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी किसमें, IRDA का स्ट्रक्चर पहले हमने देखा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक फुल टाइम चेयरमैन है, 5 इनके साथ में 5 होल टाइम मेंबर हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर हैं। 5 फुल हैं, 4 पार्ट टाइम हैं, 5 4 9 और एक चेयरमैन हो गए, 10 लोग हो गए, ठीक है। पावर ड्यूटी और इन सब की अगर हम बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो इसमें इनको कोई भी अगर कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहती है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा IRDA के पास। उसका रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, विड्रॉ करना, लाइसेंस सस्पेंड करना, लाइसेंस कैंसिल करना, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी IRDA के पास रहेगी। जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी IRDA को दी गई। जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये भी जिम्मेदारी IRDA के पास है। सर्वेयर क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, लॉस एसेसर क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, ये भी जिम्मेदारी IRDA के पास है। उसके बाद में इंश्योरेंस बिजनेस में कंडक्ट की इफ़िशियंसी यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से हो पाए उसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी हो गई। उसके बाद में जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस बिजनेस से कनेक्टेड हैं उनको प्रमोट करना, रेगुलेट करना, फीस क्या लगाएंगे, प्रीमियम क्या होगा, लाइक दैट, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी IRDA के पास रही। कौन कौन सी एंटिटीज IRDA रेगुलेट करता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस में ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ स्टैंड अलोन है उनको, री इंश्योरेंस कंपनी को, एजेंसी चैनल को। उसके बाद इंटरमीडिएटरीज को भी कंट्रोल करते हैं जिसमें कारपोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वे करने वाले, लॉस को मूल्यांकन करने वाले, ये सारे के सारे लोग होते हैं। फिर फ्रेंड्स अगला टॉपिक आ जाता है, IRDA यहीं पर ख़त्म होगा। अब हमें बात करनी है ऑन साइट और ऑफ साइट सुपरविजन। ऑन साइट सुपरविजन, ब्रांच में गए, एक एक फाइल चेक की, ऑन साइट सुपरविजन। बिना ब्रांच में गए हुए उसके डेटा मंगवा करके, स्टेटमेंट पढ़ के, इन सबसे इंस्पेक्शन ऑफ साइट इंस्पेक्शन कहलाता है, ओके। तो जैसे ATM का इंस्पेक्शन आप लोग करते होंगे, ऑन साइट इंस्पेक्शन क्या करते हैं, ATM पर गए, देखा कि हमारे पास 4 लाख कैश होना चाहिए, ATM को खोला, वहाँ नोट गिने, 4 लाख हैं, तो ये ऑन साइट इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन आपने सारा रिपोर्ट बना करके और सारी स्लिप वगैरह निकाल करके दे दी कि हाँ सर यहाँ 4 लाख है, और स्लिप में भी 4 लाख कह रहा है, फिर उसको भेज दिया सर्कल ऑफिस को, जोनल ऑफिस को, उसने दोनों को मैच कर लिया कि हाँ तुम बता रहे हो कि 4 लाख खाते में, 4 लाख ATM में कैश है कैसेटों में, और 4 लाख पर्ची में दिखा रहा है, तो सही है। तो उसने क्या किया, ऑफ साइट इंस्पेक्शन कर दिया सर्कल ऑफिस ने। आपने ऑन साइट किया, साइट पर मौजूद रह करके, उसने ऑफ साइट किया बिना मौजूद रहे। तो वही बात है ऑन साइट इंस्पेक्शन। ऑन साइट इंस्पेक्शन इज नॉर्मली कैरीड आउट ऑन एन एनुअल बेसिस which include inspection of the corporate offices and branch offices of the companies। तो ऑन साइट इंस्पेक्शन सालाना बेसिस पर होता है। इसमें इंस्पेक्शन किसका होता है, कारपोरेट ऑफिस का, ब्रांच ऑफिसेस का, जो भी कंपनियां हैं। दीज इंस्पेक्शन आर कंडक्टेड विद द व्यू ऑफ चेकिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन किस बात का किया जाता है, तो ये देखने की कोशिश की जाती है कि जो इंश्योरेंस के रूल्स और रेगुलेशन है, जो एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन है, क्या उसको फॉलो कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है, ठीक है, यही इंस्पेक्ट करते हैं। सुपरवाइजर रिव्यूज द इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक एट द ऑफिसेज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एज पार्ट ऑफ ऑन साइट इंस्पेक्शन। तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल और चेक्स को चेक करते हैं भाई कि जो है इंश्योरेंस कंपनी में ऑन साइट जा करके कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है क्या उनको प्रॉपर तरीके से एडहर किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ऑफ साइट इंस्पेक्शन कैसे, मतलब ये कैसे चेक कर सकते हैं भाई, देखो जैसे अगर हम लोन की मैं बात करूँ, लोन ऑडिट की बैंकों में बात करूँ, तो अगर लोन दिया गया है तो ये डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए जाने चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा, उठा करके फाइल खोलेगा और देख लेगा कि भाई ये 8 डॉक्यूमेंट चाहिए थे, क्या 8 मौजूद हैं, यही इंस्पेक्शन हो गया, यानी कि हमने बैंक के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया। सेम यहाँ पर इंस्पेक्शन में हो जाता है, इंश्योरेंस वाले में। ऑफ साइट इंस्पेक्शन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफ साइट सर्वेलेंस इज टू मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी उद्देश्य क्या है,
मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, मॉनिटर करना चाहते हैं फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की। आइडेंटिफाइंग कंपनी विच शो फाइनेंशियल डिटोरिएशन एंड वुड बी सोर्स ऑफ सुपरवाइजरी कंसर्न, साथ ही साथ में ये पहचानेंगे ऐसी कंपनियों को जो कि फाइनेंशियल डिटोरिएशन दिखाती हैं, यानी कि उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो रही है और बाद में सुपरवाइजरी कंसर्न बन सकती हैं, तो ऐसी कंपनियों को नज़र में रखा जाता है। दिस एक्ट एज ए ट्रिगर फॉर टाइमली रेमेडियल एक्शन, तो मतलब अगर गड़बड़ हो रही है तो तुरंत ही कोई न कोई समाधान इसके लिए किया जाएगा, ये इसकी खासियत हो जाती है। द ऑफ साइड इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाई एनालाइजिंग पीरियोडिक स्टेटमेंट्स, रिटर्न रिपोर्ट, पॉलिसीज एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट मैंडेटेड अंडर द डायरेक्शन इशूड बाय द अथॉरिटी। अब ऑफ साइड इंस्पेक्शन आप कैसे करेंगे, जा तो रहे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे जो भी टाइम पर पीरियोडिकली स्टेटमेंट रिटर्न भरे जाते हैं, जो रिपोर्टें जनरेट होती हैं, जो पॉलिसी और कंप्लायंस के सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनियों ने इशू किए हैं, उन्हीं के आधार पर ये इंस्पेक्शन करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की ऑन साइट और ऑफ साइट सुपरविजन की। तो इसमें हमने ऑन साइट इंस्पेक्शन में क्या देखा फ्रेंड्स, कि इसमें ऑन साइट इंस्पेक्शन में क्या होता है, ब्रांच विजिट की जाती है और वहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या कंपनी जो इंश्योरेंस के IRDA के रूल्स और रेगुलेशन है उसको कंप्लाई कर रही है या नहीं ऑन साइट इंस्पेक्शन में। ऑफ साइट इंस्पेक्शन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना होता है कि क्या कंपनी दिवालिया होने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ये इसका प्राइमरी उद्देश्य होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कैसे ऑफ साइड इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, तो ऑन साइड में तो ब्रांच चले गए, वहाँ कागज़ पत्तर चेक कर लिया। यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स हैं, रिटर्न्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, कंप्लायंसेस सर्टिफिकेट हैं, इन सबको चेक करके ये पता करने की कोशिश की जाती है कि कंपनी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, फिर आता है माइक्रो इंश्योरेंस एंड रूरल एंड सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन। तो माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ावा देने की बात की गई, जो लोग गरीब हैं, बहुत महंगा इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट IRDA द्वारा लाया गया है। IRDA हैज इशूड माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लो इनकम पीपल विथ अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू हेल्प देम टू कोप विथ एंड रिकवर फ्रॉम कॉमन रिस्क विथ स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एडहरिंग टू सर्टेन लेवल ऑफ कवर, प्रीमियम एंड बेनिफिट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सर IRDA ने क्या किया है, माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन लाई हुई है किसके लिए, लो इनकम पीपल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाए जाएं जो कि अफोर्डेबल हों, सस्ते हों। ठीक है, और इसमें मतलब गाइडलाइन में भाई कवर किस लेवल का होना चाहिए, कितना प्रीमियम रहने वाला है, क्या बेनिफिट वगैरह होंगे, इन सब के बारे में भी गाइडलाइंस लाई गई हैं। ठीक है, regulations have been framed by the authority on obligations of the insurers towards rural and social sector, stipulate targets to fulfill by the insurance on an annual basis। तो जैसे ऐसे समझिए कैसे, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट दिया गया है उसी तरीके से माइक्रो इंश्योरेंस के लिए टारगेट दिया गया, बस सिंपल से है ना। तो द regulations that have been framed by the authority on obligation on the insurers toward the rural and social sector stipulate targets to be fulfilled by insurer on annual basis। सालाना बेसिस पर कुछ टारगेट सेट कर दिए गए हैं कि सोशल सेक्टर और रूरल सेक्टर में इतना इंश्योरेंस आपको करना पड़ेगा, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इन टर्म्स ऑफ दीज रेगुलेशंस इंश्योरर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ईयर वाइज प्रिस्क्राइब्ड टारगेट। तो इन रेगुलेशन के आधार पर जो इंश्योरर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस कवर ईयरली बेसिस पर प्रिस्क्राइब टारगेट के हिसाब से पूरा करना होता है। क्या क्या चीज़ों के लिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइफ्स अंडर सोशल ऑब्लिगेशन, यानी कितने लोगों का इंश्योरेंस आपने किया सोशल ऑब्लिगेशन, रूरल ऑब्लिगेशन के तहत। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉलिसी टू बी अंडर रिटर्न एंड परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रास प्रीमियम इनकम रिटर्न डायरेक्ट बाई द लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरर्स रिस्पेक्टिवली अंडर रूरल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज ऑफ पॉलिसी है, टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉलिसी टू बी अंडर रिटर्न एंड परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रास प्रीमियम इनकम रिटर्न फॉर लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के लिए इंश्योरेंस के टारगेट यहाँ पर सेट किए गए। पहला, कितने लोगों का इंश्योरेंस आपने किया, दूसरा, जितनी भी पॉलिसी उसमें कितनी परसेंटेज ऑफ पॉलिसी है जो कि रूरल लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए है, और कितना ग्रॉस प्रीमियम का कितना परसेंटेज आपने, मतलब जो है जितना भी प्रीमियम आपने कमाया है उसमें से कितना प्रीमियम जो है आपका आया हुआ है रूरल ऑब्लिगेशंस से। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का
हो गया पैमाना यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखें, नंबर ऑफ लाइफ्स से हम सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हैं, और परसेंटेज जो है परसेंटेज ऑफ पॉलिसी और परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रास प्रीमियम से हम रूरल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हैं, रूरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो बस यही हो गया माइक्रो इंश्योरेंस रूरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन में। तो IRDA ने माइक्रो इंश्योरेंस का रेगुलेशन लाया हुआ है, लो इनकम लोगों के लिए सस्ते अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ये लेकर आए हुए हैं, ठीक है, ताकि जो है जो आम जनता है, गरीब व्यक्ति है, उसको भी इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई चूँकि सस्ता होगा, ग्रामीण लोगों के लिए होगा, तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है मतलब इंश्योरेंस कंपनी को, तो ऐसे में वो उस काम को करना नहीं चाहेंगे, शहरों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। तो इसी वजह से इनको टारगेट सेट किया गया, जो भी इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं उनको टारगेट दे दिया गया कि इतना तो आपको रूरल क्षेत्रों में, इतना आपको सोशल क्षेत्रों में करना ही पड़ेगा। उसी के लिए इन्होंने टारगेट सेट किया है। नंबर ऑफ़ लाइफ्स सोशल ऑब्लिगेशन के तहत कितनी आपने कवर की, वो काउंट किया जाएगा टारगेट के तौर पर, और उसके बाद में कितनी पॉलिसी हैं, पॉलिसी में कितना परसेंटेज है जो रूरल एरिया में आपने लाइफ और नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में दिया हुआ है, और टोटल ग्रास प्रीमियम में कितना परसेंटेज रूरल एरिया से आ रहा है। इन सब के आधार पर आपका टारगेट फुलफिल माना जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना IRDA यानी इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। अगले लेक्चर में सेबी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।